Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which was first published in 1959 and has been edited by Mr. John N. Cummings and Mr. Michael Kremer. So it contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. तो जो ये बुक है जिसका हमने नया चैप्टर कल शुरू किया था जिसका नाम है बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ये चैप्टर पर्टिकुलरली ऑथर किया है मिस्टर जे एन क्यूमिंग्स ने. कल जो हमने कवर किया था इसका इंट्रोडक्शन और फिर साथ में स्फिंजोमाइलिन और सेरिब्रोसाइट के बारे में कवर किया था. तो जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ब्रेन के में प्रेजेंट एक कंपाउंड के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है गैंग्लियोसाइड. तो थोड़ा सा हमने कल इसके बारे में देखा था कि मिस्टर क्लैंक ने कहा था कि स्फिंजोमाइलिन जो है मे बी बिल्ट अप इन द ब्रेन बाय एन एंजाइमेटिक प्रोसेस which also involves a substance called ganglioside known to be present in the nerve cells and it may be in the axis cylinder as well. ऐसा मिस्टर क्लैंक ने कहा था. तो अब गैंग्लियोसाइड के बारे में आगे देखते हैं. तो क्लैंक ऑफ कोलोन आइसोलेटेड फ्रॉम ब्रेन अ सब्सटेंस विच ही इनिशियली कॉल्ड एक्स सब्सटेंस, उन्होंने एक्स नाम दिया. 1941 में इस कंपाउंड को उन्होंने गैंग्लियोसाइड कहा एंड ये शो किया कि ये कंटेन करता है एक स्मॉलर मॉलिक्यूल विच वॉज कॉल्ड न्यूरेमिनिक एसिड. एम्पेरिकल फार्मूला जो इसका था वो C10H19NO8 था as compared with its parent molecule ganglioside of C64H118N2O26. ये दो फॉर्मूले और ये क्लैंक ने दिए थे. In this substance, galactose is present as well as sphingosine and a fatty acid are present. Actually, ये जो rather complex carbohydrate group consists of galactose, possibly glucose, hexosamine and neuraminic acid. अब ये जो last substance है, in the last substance is one hydroxyl group which can probably be oxidized to an aldehyde or keto group, and by virtue of this it can be estimated by a delicate color reaction using Bias agent, which method Diesel has also used in histological preparations of cerebral materials from patients with various diseases. और ये बिलाल्स रिएजेंट क्या होता है? ये बेसिकली केमिकल सब्सटेंस है वो जो कि यूज़ किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस इन अ सब्सटेंस. And this Bilal's reagent is made up of orsenol, hydrochloric acid and ferric chloride. तो यहाँ पे इन्होंने एक फिगर दे रखी है जिसमें उन्होंने दिखा रखा है द क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री सब्सटेंसेस विच हैव बीन मेंशन्ड. यानी किस किस के बीच में, ग्लाइकोफिंजोसाइड्स के बीच में, फॉस्फोफिंजोसाइड्स के बीच में, और उनमें प्रेजेंट जो है सेरिब्रोसाइड्स गैंग्लियोसाइड्स के बीच में जो क्लोजनेस है, और स्फिंजोमाइलिन के बीच में जो क्लोजनेस है. बेसिकली तीन चीज़ें हो गई, स्फिंजोमाइलिन, सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स के बीच में जो क्लोजनेस है वो इस फिगर में दिखा रखी है. और इसमें ये दिखा रखा है जो कॉमनली प्रेजेंट इन सब में है स्फिंजोमाइलिन, सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स में, वो फैटी एसिड और स्फिंजोसिन है ही है. साथ साथ स्फिंजोमाइलिन में एडिशनली फॉस्फोराइल कोलिन है, सेरिब्रोसाइड में एडिशनली हेक्सोज है, और गैंग्लियोसाइड में एडिशनली कुछ भी हो सकता है, हेक्सोज या फिर न्यूरेमिनिक एसिड या हेक्सोसामीन या फिर तीनों भी हो सकते हैं. तो ये इसमें दिखाया गया है. लेकिन जो और वर्कर्स थे, इन पर्टिकुलर मिस्टर फॉल्च एंड स्वेनरहोम ने ये भी डिस्कस किया कि ये सब्सटेंसेस जो है ये सब्सटेंसेस डिस्कस किए और इनके बारे में फ्रेश ऑब्जर्वेशंस बताई. तो मिस्टर फॉल्क ने और बाकी जो लोग थे उनके साथ उन्होंने isolate किया a compound which they have named strandin, and this they said resembled ganglioside. However, its molecular weight is 250,000 and it would appear to consist of fatty acids, sphingosine, hexose and a primary amine. ये सब्सटेंस जो है एक कलर रिएक्शन देता है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड न्यूरामिनिक एसिड, which न्यूरामिनिक एसिड does not. Swenerholm ने, on the other hand, following the work of Blix,
आइसोलेट किया एक सिमिलर सब्सटेंस फ्रॉम द ब्रेन विच ही कॉल्ड सियालिक एसिड, और विच इज कॉल्ड सियालिक एसिड. This he claimed to be identical with a form of neuraminic acid. A comparison जो author ने किया between neuraminic acid received from Professor Clack and sialic acid prepared according to Swenerholm's technique has shown that while they compare closely in their colorimetric reactions, they do not appear to be absolutely identical. Colorimetric reactions यानी chemical reaction that produces a visible colored product when an analyte interacts with reagent. तो हो सकता है identical color production होता हो या similar color production होता हो, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ें डिस्कवर हुई वो कम्प्लीटली आइडेंटिकल नहीं थी, ऐसा ऑथर का कहना था. नेक्स्ट जो ऑथर ने डिस्क्राइब किया है वो हेक्सोज़ामीन डिस्क्राइब किया है. तो इसमें दिया हुआ है कि जो पार्ट ऑफ द गैंग्लियोसाइट रेडिकल है, इट इज़ मेड अप ऑफ हेक्सोज़ामीन विच इज़ एन अमीनो शुगर. This substance or group of substances are found to be present very widely in the body and are also found to be in blood group substances, hexosamine. लेकिन ऐसे बहुत सारे ground substances हैं which contain mucopolysaccharides such as chondroitin, sulfuric acid, and hexosamine is closely related to such compounds. अब mucopolysaccharides क्या होते हैं? ये basically long chains of sugar molecules है that are found throughout the body. और ये हेल्प करते हैं बोन बिल्डिंग में, कार्टिलेज बिल्डिंग में, टेंडन्स में, कॉर्निया, स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू में बिल्ड करने में. तो फिर ऑथर का कहना है कि ब्रेन जो है कंटेन करता है सच अ सब्सटेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंसिडरेशन इज द फैक्ट दैट सच सब्सटेंसेस मे शो मेटाक्रोमेसिया and are also found to be increased in some diseases. अब metachromasia क्या हुआ? Metachromasia basically color change that occurs when certain dyes bind to substances in biological tissue. और कुछ disease में ऐसे substances increase भी हो सकते हैं. ब्रांटे ने ये find किया था कि एक increase of a rather specific type of mucopolysaccharide in gargoylism होता है, लेकिन ये सब्सटेंस ही फाउंड टू बी वाटर सोल्यूबल. लेकिन जो सब्सटेंस फाउंड इन एक्सेस इन ब्रेन इन सम ऑफ द लिपिडोसिस इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर. गार्गोइलिज्म में जो सब्सटेंस फाइंड हुआ, म्यूकोपॉलीसैकेराइड फाइंड हुआ, वो वाटर सोल्यूबल है, लेकिन जो लिपिडोसिस में चीज़ें इंक्रीज होती हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होती. अब दो टर्म्स यहाँ पे आते हैं, गार्गोइलिज्म इसको हर्लर सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है और caused by buildup of large sugar molecules called glycosaminoglycans. और इसके बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन जो यूजुअली बर्थ पे तो नॉर्मल अपीयर होते हैं, लेकिन फर्स्ट फ्यू ईयर्स में ही सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं. 3 to 6 मंथ्स की एज पे ही स्टार्ट हो जाता है. हेड इनका लार्ज हो सकता है विद प्रोमिनेंट फ्रंटल बोन्स, स्कल एलोंगेटेड होता है, नोज में फ्लैटन नेजल ब्रिज हो सकता है, कॉन्टिन्यूस नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, एक एज पे आके अम्बलाइकल हर्निया हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं गार्गोइलिज्म में. वहीं लिपिडोसिस में लिपिड स्टोरेज का डिसऑर्डर होता है. इसमें अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच हार्मफुल अमाउंट्स ऑफ फैट्स और लिपिड्स अक्यूमुलेट इन सम बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़. मतलब लिपिड अक्यूमुलेट हो जाते हैं हार्मफुल अमाउंट्स में कहीं कहीं बॉडी सेल्स में और टिश्यूज़ में. तो आज की वीडियो में हमने 2 चीज़ें कवर की, इतना ही दे रखा है क्योंकि हेक्सोज़ामीन के बारे में 2 चीज़ें, एक तो गैंग्लियोसाइड कवर किया और एक हेक्सोज़ामीन कवर किया. सो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में कोलेस्ट्रॉल के बारे में क्या दे रखा है वो हम कवर करेंगे. तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन जो है 1958 तक जो डिस्कवर हुई थी वहीं तक कवर्ड है, बिकॉज 57-58 के ही लेक्चर्स है इस बुक में. So that's it for this video, and please like the video, share the video, and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.